आगे आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणितक एवं स्वद्विगुणिता गुणितक हैप्लोडिप्लोनेटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। आपको शायद याद होगा ये रचना हैप्लोडिप्लोनेटिक जो हमने 11 के अंदर इसका अभ्यास किया था। आगे जाते हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी कि युग्मनज जो है वो दो पीढ़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजननक जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। वो हमें पता है कि नर और मादा के अंदर 2n होता है, वो डिवाइड होने के बाद n बन जाता है और फिर युग्मनज के दौरान वो फिर से n+n बन के क्या बन जाएगा, 2n। अब हमारे यूनिट का मतलब कि ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन है भ्रूणोद्भव। वो कैसे बनता है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। वो तो हमने समझ लिया कि कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और युग्मनज बनाता है। पर अब ये जानना है कि ये जो युग्मनज बना वो आगे जाके क्या करेगा। तो वो आगे जाके क्या बनाएगा, भ्रूण, जिसे क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। तो भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, जिसे बोला जाता है समसूत्रण, मतलब कि जो भी डिवीज़न हो रहा है वो दोनों में क्या होगा, सेम, तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। कोशिका विभेदीकरण यानी क्या, सेल चक्र, ये भी हमने 11 के अंदर पढ़ा था। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वही कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एवं निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। यानी कि जो सेल है वो एक बार डिवाइड हो गया, यानी कि विभाजन हो गया उसका, उसके बाद उसकी संख्या बढ़ती है और उसके बाद उसमें से ऊतक और अंगों की क्या होती है, रचना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। ये लैंगिक जनन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि हमने 11th में ये दोनों के बारे में डीपली हमने स्टडी की थी। अब आगे जाते हैं। प्राणियों को अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक, अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस एंड सजीव प्रजक यानी कि क्या होगा, विविपेरस, श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनन के शरीर के बाहर विकास किया है। वो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जो बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है और एक में अंदर की तरफ, अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित, ये भी हमने कल पढ़ा था, अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से क्या होता है, जन्म हुआ। तो ये याद रखना है हमें, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक को ओविपेरस बोलेंगे, सजीव प्रजक को हम क्या बोलेंगे, विविपेरस। बात करते हैं आगे। अंडप्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग, पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है हमें, कैल्शियम युक्त यानी कि क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है उसे, कि ये कौन कौन से सरीसृप वर्ग और पक्षी जो क्या देते हैं, अंडे।
जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये जो कवच है वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसके अंदर ह्यूमन भी सम्मिलित है, जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने का सुअवसर बढ़ जाता है। यानी कि एक बात की हमने अंड प्रजक के बारे में और दूसरी बात की हमने सजीव प्रजक के बारे में। वो आपको एग्ज़ाम में डिफरेंस के हिसाब से आ सकता है।